ओके गाइस, मैं अनु श्रीवास्तव एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जीके आर्ट के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, आज सब हार्ट लेसन को ही आगे बढ़ाएंगे और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइंस के लिए जो मैंने बायोलॉजी वाले सेगमेंट को अभी तक स्टार्ट किए हूँ, उस बायोलॉजी सेक्शन से मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम, बायो इंट्रो क्लास, स्केलेटल सिस्टम, ब्लड और अब आपको हार्ट, इस चैप्टर को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और इस चैप्टर से यानी हार्ट चैप्टर से रिलेटेड मैंने इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो छात्रों, मैं आपसे ये कहूँगा कि इस हार्ट चैप्टर के प्रोसेस को अच्छे ढंग से समझने के लिए आप मेरे द्वारा डाले गए पहले के 2 वीडियो को अवश्य देख लेंगे। जो छात्र नए होंगे उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ से भी कोई परेशानी ना होने पाए। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि कोई भी प्रश्न इस लेसन से संबंधित आपसे कंपटीशन में छूटे नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे पहले के डाले गए दोनों वीडियो को भी अवश्य देख लें। और जब आपको वीडियो बहुत बेहतर लगे, आपको लगे कि वीडियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी इससे अपने कैरियर को बेहतर बना सकें। तो आज आइए हम हार्ट को ही आगे बढ़ाएंगे और आज जब तीसरे पार्ट को पढ़ेंगे हार्ट का, तो इसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम पार्ट 2 को पढ़े थे तो पार्ट 2 में मैंने बताया था कि हमारे शरीर में हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना और ब्लड को पंप करके शरीर के सारे ऑर्गन के पास ब्लड को पहुंचाना। लेकिन इस ऑर्गन के पास ब्लड पहुंचता कैसे है? तो इसके लिए हमारे शरीर में होती हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। और ये ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की होती हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। और इस तीनों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में यानी पार्ट 2 में अच्छे ढंग से डिस्कस किया है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। अब आइए, हम इस बात को तो जानते हैं कि आर्टरी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, वेन में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और कैपिलरीज एक ऐसी नस हो गई जिसमें O2 यानी ऑक्सीजन सहित ब्लड और CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड सहित ब्लड दोनों आपस में जाकर मिलता है। तो वो कैपिलरीज का काम होता है वेन को आर्टरी के साथ मैच कराना। तो वेन को आर्टरी के साथ मैच कराने वाले नस को हम कहते हैं कैपिलरीज। अब आइए यहाँ पर देखें, आज हम पढ़ेंगे कि इन आर्टरी के माध्यम से या फिर सीरा के माध्यम से, वेन के माध्यम से किस प्रकार से ब्लड हमारे शरीर में रन करता है, कैसे ब्लड रन करता है, कैसे हार्ट के पास आता है ब्लड, फिर हार्ट से बाहर निकलकर कैसे लंग्स के पास जाता है, फिर लंग्स से वापस फिर हार्ट के पास आता है, फिर हार्ट से सारे ऑर्गन के पास जाता है। ये कैसे ब्लड का सर्कुलेशन हमारे शरीर में होता है, इस चीज़ को आज हम बहुत अच्छे ढंग से जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर को अगर ध्यानपूर्वक पढ़ लिया जाए तो मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका कंपटीशन में मिस होने वाला नहीं है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं ब्लड सर्कुलेशन की। ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से हमारे शरीर में होता है, कैसे रुधिर का परिवहन होता है, इस कंसेप्ट को आज हम अच्छे ढंग से जानने का प्रयास करेंगे। तो रुधिर का परिवहन कैसे होता है, इस बात को जानने से पहले थोड़ा सा आइए इंट्रो क्लास जो मैंने आपको बायोलॉजी का पढ़ाया था, शुरुआत का क्लास, सबसे पहला क्लास, उस क्लास में मैंने बताया था कि ह्यूमन जो बॉडी है जो सेल से बना होता है, पूरा शरीर हमारा सेल से बना होता है। इसीलिए सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। सेल से ही हमारे सारे ऑर्गन बने हुए हैं, टोटल के टोटल ऑर्गन सेल से बने हुए हैं और सारे ऑर्गन ने मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया और उसी ऑर्गन सिस्टम के माध्यम से हमारा बॉडी बना हुआ है। तो हम कहेंगे कि इस पूरे बॉडी का बेसिक यानी आधार है सेल। तो सेल से हमारा बॉडी बना है। अब ध्यान दीजिएगा, सेल जब बहुत ज़्यादा आपस में मिलता है, बहुत अधिक सेल, हजारों लाखों सेल जब आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलने के बाद ये सेल टिश्यू बनाते हैं। ये बनाते हैं टिश्यू अर्थात ऊतक। और बहुत सारे टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गेन।
ये बनाते हैं ऑर्गन अर्थात अंग। और ये बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ये बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जिसको हम कहते हैं अंग तंत्र। और बहुत सारे ऑर्गन जब सिस्टम मिल जाते हैं तो इससे बनता है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी यानी मानव का शरीर। मानव का जो जीवित शरीर है उसका बेस किससे स्टार्ट हुआ? तो उसका बेस किससे बना? सेल से बना। इसीलिए सेल को कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी हमारे शरीर की संरचना किससे हुई है? सेल से हुई है। अब आगे हमें ब्लड सर्कुलेशन को समझना है। यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। सेल को कार्य करने के लिए, सेल अगर कार्य कर रहा है तो सारे टिश्यू कार्य कर रहे हैं, सारे टिश्यू कार्य कर रहे हैं, ऑर्गन काम कर रहे हैं, ऑर्गन काम कर रहे हैं तो ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है, और ऑर्गन सिस्टम सही से काम कर रहे हैं तो हमारा शरीर काम कर रहा है। तो किसी भी चीज को कार्य करने के लिए उसको चाहिए एनर्जी। फिजिक्स में आप इस बात को पढ़ते होंगे कि कोई भी व्यक्ति हो उसको कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो सेल भी तभी काम कर पाएगा जब उसको एनर्जी मिलेगा। और उसको एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो जो हम भोजन करते हैं उस भोजन में कुछ मेजर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और साथ ही साथ फैट। तो इन तीनों चीज़ों का जब पाचन होता है हमारे शरीर के अंदर तो वह पचकर ग्लाइकोजन के फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में आ जाता है। तो जो ग्लूकोज हमारे शरीर में मौजूद है सेल के पास, उस ग्लूकोज से हमारे बॉडी को डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिल पाएगा। जो भी हम पार्टिकल्स लिए भोजन के रूप में वो ग्लूकोज के रूप में हमारे सेल के पास स्टोर हैं, यहां पर ग्लूकोज के रूप में है, लेकिन उस ग्लूकोज से हमको डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलेगा जब तक कि इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। ये जब तक ग्लूकोज टूटेगा नहीं तब तक एनर्जी नहीं मिलेगा। और इसको तोड़ने के लिए सिर्फ एक ही गैस इस पर प्रभावी हो सकता है, और वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, O2 गैस। तो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ती है। जब ये ग्लूकोज को तोड़ेगी ऑक्सीजन तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया। अब जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो धीरे धीरे ग्लूकोज को बर्न करेगा, धीरे धीरे इसे जलाएगा, और जब इसको जलाएगा तो इसके जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होगी? CO2 गैस उत्पन्न होगी। CO2 के साथ साथ और यहाँ पर क्या बनेगा? जल बनेगा, और जल के साथ साथ यहाँ पर और क्या बनेगा? तो ATP के रूप में हमारे बॉडी में ऊर्जा स्टोर होगी। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हैं C6H12O6। अब इस ग्लूकोज के साथ जैसे ही ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन करने के साथ ही कौन सी गैस उत्पन्न हुई? CO2 गैस उत्पन्न हुई। और इस CO2 गैस का हमारे बॉडी के अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। ये हमारे शरीर के अंदर बना हुआ एक हार्मफुल प्रोडक्ट है, इसको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। अब यहां पर देखें, जो ये आपको जल है, इस जल की हमारे बॉडी को आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जल को हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और एनर्जी की तो हमको आवश्यकता ही है, क्योंकि जब ये ग्लूकोज टूटेगा, उसका ब्रेकडाउन होगा, तो ये ATP के रूप में हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर ऊर्जा ATP के रूप में स्टोर होगा। और यही कारण है कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP के रूप में ऊर्जा एकत्रित हो गई, और उसी ऊर्जा से सेल अपनी एनर्जी को प्राप्त करेंगे। जब सेल को एनर्जी मिलेगा तो सेल जीवित रहेंगे, जब सेल जीवित रहेंगे तो टिश्यू जीवित रहेंगे, टिश्यू जीवित रहेंगे तो ऑर्गन जीवित रहेंगे, ऑर्गन जीवित रहेंगे तो ऑर्गन सिस्टम काम करेगा, ऑर्गन सिस्टम काम करेगा तो हमारा बॉडी भी काम करेगा। तो ठीक है, तो ये तो बात हम समझ गए कि कैसे हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और कैसे उसकी पूर्ति होती है। लेकिन अब यहां पर देखिए, जो CO2 गैस बना, इस CO2 गैस को हमारी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है।
अब ये जितना भी है आपको CO2 या फिर H2O जल हुआ या फिर यहाँ पर O2 हुआ या फिर आपको ग्लूकोज हुआ, ये जितने भी आपको पार्ट मैंने बताया वो सब के सब ब्लड के अंदर ही घुले रहते हैं। तो इस ब्लड में से CO2 को क्या करना है, आउट करना है, बाहर निकालना है। तो ब्लड में से CO2 को अगर आउट करना होगा तो ये आउट करने का काम करता है लंग्स, और इसी लंग्स के माध्यम से O2 हमारे ब्लड में पहुंचता है। लंग्स CO2 को आउट कर देता है और O2 को इन कराता है। और मैं आपको पिछले क्लास में इस बात को बता चुका हूं कि जब ब्लड में CO2 की मात्रा ज़्यादा हो, ब्लड में CO2 की मात्रा ज़्यादा हो तो उस ब्लड को हम कहते हैं इनप्योर ब्लड, अर्थात अशुद्ध रक्त। ऐसा ब्लड जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, उसको हम कहते हैं इनप्योर ब्लड। और जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है उस ब्लड को हम कहते हैं प्योर ब्लड, अर्थात शुद्ध रक्त। तो यहां पर देखें, अशुद्ध रक्त CO2 और शुद्ध रक्त O2। तो CO2 को ब्लड से बाहर निकालने का काम करेगा लंग्स, और O2 को ब्लड में शामिल कराने का काम भी करेगा लंग्स। तो चूंकि यहां पर CO2 को जैसे ही ब्लड में से निकालेंगे और O2 को मिलाएंगे तो ब्लड हो गया शुद्ध, और O2 का उपयोग हो गया और एनर्जी के रूप में ऊर्जा स्टोर हो गई, लेकिन वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला वह फिर ब्लड में शामिल हो गया, तो यहां ब्लड हो गया इनप्योर। तो ये शामिल करने का काम और निकालने का काम दोनों का दोनों काम करता है लंग्स। यही कारण है कि हम कहते हैं कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन का मतलब हो गया शुद्धिकरण। ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, लंग्स में होता है। प्यूरिफिकेशन का मतलब हम क्या समझेंगे कि ब्लड में से CO2 को बाहर निकाल देना और O2 को इन करा लेना, इसी को हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन, ब्लड का शुद्धिकरण। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जो ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है। तो शुद्ध करने का मतलब क्या समझेंगे कि ब्लड में से CO2 को बाहर निकाल देना और O2 को इन करा लेना। तो इसको हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन, और ये प्यूरिफिकेशन कौन करता है, लंग्स करता है। अब ध्यान देंगे मैं क्या बात बताने जा रहा हूं। जितने भी ऑर्गन हैं उन सारे ऑर्गन के पास क्या है, सेल है, और उन सारे सेल के पास क्या है, ग्लूकोज है, और उस सब ग्लूकोज के पास O2 पहुंचकर उसका ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन करने के साथ ही यहां पर CO2 गैस निकला, सभी सेल के पास CO2 निकला हुआ है, और वो सारा CO2 ब्लड में मिल चुका है। तो सारा ब्लड जो CO2 में मिल चुका है, ऐसा ब्लड इनप्योर ब्लड है, और ये इनप्योर ब्लड शुद्ध होने के लिए जाएगा लंग्स के पास, लेकिन डायरेक्ट वह लंग्स के पास नहीं जाता है। CO2 निकालने के लिए डायरेक्ट वो लंग्स के पास नहीं जाएगा, वो ब्लड पहले पहुंचेगा हार्ट के पास, और तब हार्ट उसको भेजेगा लंग्स के पास, और फिर लंग्स उस ब्लड में से CO2 को बाहर निकालने का काम करेगा। लेकिन हम आपको इस बात को अभी भी बताएं कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन भले ही होता हो लंग से, लेकिन प्यूरिफाई होने के लिए पहले उसको कहाँ से गुजरना पड़ेगा, पहले वह गुजरेगा हार्ट के पास से, और तब हार्ट उसको भेजेगा लंग्स के पास। तो अब यहाँ पर देखिए, इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि ये ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे आप, ये मैंने फिगर बनाया हुआ है पहले से, जिसमें मैंने ब्लड सर्कुलेशन को दिखाने की कोशिश की है। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के सारे अंग हैं। इन शरीर के सारे अंगों का निर्माण किससे हुआ है, सेल से हुआ है। इस सेल के पास क्या मौजूद है, ग्लूकोज मौजूद है। इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा, और जब ऑक्सीजन करेगा तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, CO2 गैस उत्पन्न होगी। अब देखिए यहां पर क्या होता है, शरीर के सभी अंगों से बहुत छोटी छोटी वेन, एकदम पतली पतली वेन, जिसको हम सीरा कहते हैं, ये पतली पतली वेन जो बहुत अधिक संख्या में होती है, शरीर के सभी ऑर्गन से जुड़ी होती है, और इसी वेन के अंदर ब्लड परिवहित होता है। ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का काम करता है,
और इस ब्लड के अंदर कौन सी गैस भरी हुई है? CO2। और जब CO2 गैस भरी हुई है तो निश्चित है कि ये किस प्रकार का ब्लड होगा? ये ब्लड होगा इम्प्योर ब्लड। ये कैसा ब्लड होगा? इम्प्योर ब्लड, यानी अशुद्ध रक्त। तो सीरा के माध्यम से अशुद्ध रक्त जो है आगे बढ़ रहा है और बहुत सारे शरीर के अंगों के द्वारा छोटी छोटी जो सिराएं होती हैं वो सारे इम्प्योर ब्लड को लेकर आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ते हुए से कहाँ लेकर आती हैं? हार्ट के पास। ध्यान रखेंगे, मैं जिस प्रकार से प्रोसेस को बता रहा हूं उसको आप ध्यान से समझें कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। ये जितना इम्प्योर ब्लड है वो सारा इम्प्योर ब्लड शरीर के सभी ऑर्गन के पास से पहुंचा किसके पास? हार्ट के पास। अब ये हार्ट के पास जब पहुंचेगा तो हार्ट के पास सबसे पहले ये कहां पहुंचेगा? तो ये मैंने हार्ट के पिछली भी क्लास में मैंने बताया था और इस क्लास में भी यहां पर समझिए कि मानो कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। जो 4 चैम्बर होते हैं उस चारों चैम्बर को बनाने का काम करता है सेप्टम मसल्स। और ये सेप्टम मसल इसको 4 पार्ट में जो बांटा है उसमें इस पार्ट को हम कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल अर्थात बायां आलिंद, इसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय, इसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल दायां निलय और इसको हम कहते हैं राइट ऑरिकल दायां आलिंद। तो ये सबसे पहले ब्लड कहां पहुंचेगा? दायां आलिंद में अर्थात राइट ऑरिकल में। शरीर के सारे अंगों से ब्लड को छोटी छोटी सिराएं, छोटी छोटी वेन ब्लड को लेकर पहुंचेगी। वैसे ब्लड को लेकर पहुंचेगी जिसमें किसकी अमाउंट ज़्यादा है? CO2 का अमाउंट ज़्यादा है। और CO2 का अमाउंट ज़्यादा है इसका मतलब है कि वह ब्लड कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है। तो ये इम्प्योर ब्लड को लेकर आगे बढ़ी और आगे बढ़ते हुए इसको कहाँ लेकर आएगी? हार्ट के राइट ऑरिकल वाले पार्ट में, यानी दायां आलिंद वाले पार्ट में। और इस दायां आलिंद वाले पार्ट में जब ये पहुंचेगी तो ये छोटी छोटी सिराएं यहां पर आने के बाद जो बड़ी सिराएं होती हैं उससे जाकर जुड़ जाती है, उस बड़ी सिराओं से जाकर यहां पर जुड़ती हैं। और हमारे बॉडी में जो सबसे बड़ा वेन है, जो सबसे लार्जेस्ट वेन है, इसको मैंने पिछली क्लास में बताया था, उस लार्जेस्ट वेन को हम कहते हैं वेना कावा। उस लार्जेस्ट वेन का क्या नाम है? वेना कावा। तो वेना कावा का जुड़ाव किस आलिंद से होता है? दायां आलिंद से होता है, राइट ऑरिकल से होता है, इससे होता है। और इस वेना कावा में ही जाकर ये संपूर्ण छोटी छोटी नसें जाकर आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट वेन का नाम पूछा जाए, क्या बताएंगे? वेना कावा। और ये वेना कावा 2 टाइप की होती है, 2 टाइप की नसें हैं। वेना कावा जो नस है वो 2 टाइप की है। और ये 2 टाइप की नसें कौन कौन है? तो एक है सुपेरियर वेना कावा जिसको हम कहते हैं अभिवाही वेना कावा, और दूसरा है इनफेरियर वेना कावा, अपवाही वेना कावा। तो ये 2 वेना कावा यहां पर दिख रहा है जो राइट ऑरिकल के साथ जुड़ा हुआ है। और इस नस में आकर सभी छोटी छोटी नसें अपने ब्लड को ट्रांसफर कर देती है, दे देती है। तो यहां पर देखें ये सारा ब्लड, और ये कैसा ब्लड आ रहा है? इम्प्योर ब्लड। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि वेना कावा में किस प्रकार की ब्लड का सर्कुलेशन होता है, क्या बताएंगे? इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त, वैसा रक्त जिसमें किसका अमाउंट ज्यादा है? CO2 का अमाउंट ज्यादा है। अब देखिए यहां पर इस दोनों को पहले हम समझने का प्रयास करें कि सुपेरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा का क्या काम है। तो हमारे बॉडी में इस चेस्ट के अपर पार्ट के साइड में, अपर पार्ट यानी हम कह सकते हैं फेस से, स्कॉल से, हेड से, नेक से, जितने भी चेस्ट के ऊपर वाले पार्ट हैं या हैंड से, इससे जो भी ऑर्गन से ब्लड आता है, इस चेस्ट कैविटी के ऊपर जितने भी आपको शरीर के ऑर्गन हैं उनसे जो ब्लड आता है वो ब्लड राइट ऑरिकल में पहुंचता है किसके माध्यम से? सुपेरियर वेना कावा के माध्यम से। और इस चेस्ट के नीचे का जो भी पार्ट है, जैसे हिप वाला पार्ट, लेग वाला पार्ट, ये सब जो पार्ट हैं, इससे जो ब्लड हमारे हार्ट में आता है उसको हार्ट में लाने का काम करता है कौन? इन्फेरियर वेना कावा। इन्फेरियर वेना कावा। तो दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे। सुपेरियर वेना कावा चेस्ट के ऊपर के ऑर्गन के ब्लड को हार्ट में लाया, और इन्फेरियर वेना कावा
चेस्ट के नीचे के जितने भी ऑर्गन हैं उससे ब्लड लेकर हार्ट में पहुंचा, है ना। तो सभी छोटी छोटी जो नसें हैं, पतली पतली जो सिराएं हैं जो चेस्ट से ऊपर हैं, वो अपना ब्लड किस में लाकर डाल देती हैं, जो बड़ी नसें हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सुपेरियर वेना कावा, इसमें लाकर डालेगी। और जितनी भी छोटी छोटी नसें हैं जो हमारे चेस्ट के नीचे वाले ऑर्गन से होकर आई हैं, उन छोटी छोटी नसों से ब्लड को लेकर इन्फेरियर वेना कावा ये डाल देगा किसमें, हार्ट में। और हार्ट के किस पार्ट में डालेगा, राइट ऑरिकल वाले पार्ट में। तो ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि वेना कावा जो हमारे शरीर की सबसे लंबी सिराएं होती हैं, हमारे शरीर की सबसे लंबी वेन है, उसका जुड़ाव मानव हार्ट के किस चैम्बर से होता है। आपका आंसर क्या होगा, राइट ऑरिकल। अब देखिए ये CO2 वाला ब्लड आ गया, इनप्योर ब्लड आ गया। अब ये इनप्योर ब्लड जैसे ही इस चैम्बर में आया राइट ऑरिकल में, ये पूरा चैम्बर अब भर जाएगा, ब्लड से भर जाएगा। और जब ये ब्लड से पूरा भर जाएगा तो यहाँ पर इस राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है जो वॉल्व 3 होता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व 3 वॉल्व से मिलकर बना होता है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ से खुल जाएगा और जैसे ही यहाँ से खुलेगा इसमें का सारा ब्लड नीचे आएगा। इसमें का सारा ब्लड क्या होगा, इस ट्राइकस्पिड वॉल्व के माध्यम से नीचे आएगा। किस टाइप का ब्लड आएगा, CO2 वाला ब्लड आएगा, अर्थात इनप्योर ब्लड आएगा। अब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के माध्यम से जब ये पहुंचेगा आपको अब किस पार्ट में, तो ये पहुंचेगा राइट वेंट्रिकल वाले पार्ट में। राइट वेंट्रिकल वाले पार्ट में जब ये ब्लड पहुंचेगा और जब इसमें भी ब्लड भर जाएगा तो ब्लड के भर जाने के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाता है। ये जैसे ही इसमें का ब्लड इसमें आकर पूरा भर जाता है, यानी राइट वेंट्रिकल में आकर पूरा भर जाता है, उसके भरने के साथ ही ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाता है। और जब ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होता है तो इसके बंद होने से एक साउंड आता है, उसी साउंड को हम क्या कहते हैं, लप। उसको हम क्या कहते हैं, लप। आप सुनते होंगे ऐसा क्वेश्चन MTS 2013 में पूछा गया था कि हृदय के धड़कते समय किस प्रकार की साउंड आती है, किस प्रकार की साउंड आती है, लप डप, लप डप। अब देखिए यहां पर आकर ये पूरा ब्लड भरा हुआ है और ये ब्लड किस टाइप का है, CO2 वाला है। और CO2 है तो इसका मतलब कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। अब इस राइट वेंट्रिकल में भी एक वॉल्व होता है जिस वॉल्व को हम कहते हैं सेमी लूनर वॉल्व। और इस सेमी लूनर वॉल्व से एक आर्टरी जुड़ी होती है। सेमी लूनर वॉल्व से एक आर्टरी जुड़ी होती है, आर्टरी जिसको हम कहते हैं धमनी। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करता है उसके लिए 3 प्रकार की नसें होती हैं। एक होता है धमनी, एक होता है सीरा और एक होता है केशिकाएं। केशिकाएं जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं धमनी को आर्टरी, सीरा को कहते हैं वेन और कैपिलरीज को कहते हैं केशिकाएं। तो धमनी का काम मैंने क्या बताया था कि यह ब्लड को हार्ट से बाहर निकालता है। धमनी का काम है, आर्टरी का काम है ब्लड को हृदय से बाहर निकालना। और सीरा का काम होता है कि ब्लड को हृदय में लाना, हार्ट में लाना। तो हार्ट में लाने का काम सीरा करेगी और हार्ट से ब्लड को बाहर निकालने का काम धमनी करती है। तो चूंकि यहाँ पे जो ब्लड भरा हुआ है इस ब्लड को बाहर निकलना अब जरूरी है। तो जब ये बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, ये निकलने के लिए क्या होगा, ये सिकुड़ेगा, ये वॉल्व सिकुड़ेगा। कौन सा, राइट वेंट्रिकल का जो पार्ट है ये सिकुड़ेगा और जैसे ही सिकुड़ेगा सारा ये ब्लड यहाँ से बाहर निकलेगा। और सारा ये ब्लड जो बाहर निकलेगा वो एक नस के माध्यम से निकलेगा जिस नस को हम कहते हैं धमनी अर्थात आर्टरी। और ये आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से निकला हुआ है जिसका जुड़ाव सेमी लूनर वॉल्व से है, अब ये आर्टरी क्या करेगा, ये आर्टरी आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएगा और ये आर्टरी जाकर जुड़ा हुआ है लंग्स के साथ। सिर्फ इसकी संख्या 1 है और लंग्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं फेफड़ा या फुफ्फुस। इसको हम कहते हैं फेफड़ा या फुफ्फुस।
तो फुफ्फुस कहे जाने के चलते चूंकि इसका जुड़ाव लंग्स के साथ है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी या इसी को इंग्लिश में कहते हैं पुल्मोनरी आर्टरी। अब ये पुल्मोनरी आर्टरी CO2 वाले ब्लड को लेकर कहाँ पहुँचा रहा है? फेफड़े के पास। मैंने इसके पहले ही बताया था कि डायरेक्ट ये ब्लड जो अशुद्ध रक्त होता है, जिसको हम कहते हैं जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है, वो ब्लड पहले पहुँचता है किसके पास? हार्ट के पास। और हार्ट के पास से तब पहुँचता है किसके पास? फेफड़े के पास, लंग्स के पास। अब ये ब्लड पहुंचा, वैसा ब्लड पहुंचा जिसमें किस प्रकार का ब्लड जो है सर्कुलेट हो रहा है? तो इसमें वैसा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है, और अगर CO2 की मात्रा ज़्यादा है तो वैसे ब्लड को हम क्या कहते हैं? इम्प्योर ब्लड। उसको कहते हैं हम इम्प्योर ब्लड। और याद रखिएगा कि जितनी भी आर्टरी होती हैं उन सभी आर्टरी में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। वैसे रक्त का परिवहन होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, लेकिन ये एकमात्र ऐसी आर्टरी है पुल्मोनरी आर्टरी जिसमें किस टाइप का ब्लड जा रहा है? इम्प्योर ब्लड जा रहा है, अर्थात जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है। क्योंकि इसकी संख्या मैंने भी बताया कि सिर्फ एक है। एक ऐसी आर्टरी का नाम बताइए, एक ऐसी धमनी का नाम बताइए जिसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। आप आंसर क्या देंगे? पुल्मोनरी आर्टरी या फुसफुसीय धमनी, जिसका जुड़ाव किससे होता है? तो इसका जुड़ाव होता है हार्ट के राइट वेंट्रिकल से, और यह जुड़ी होती है सीधे किससे? लंग्स से। अब ये लंग्स के पास पहुंचा तो यहां पर आने के बाद CO2 फेफड़े से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। CO2 को आउट कर दिया जाएगा और ऑक्सीजन को यहां पर इन किया जाएगा। अब ये लंग्स में किस तरह से CO2 आउट होता है और किस प्रकार से O2 इन होता है, इसके बारे में मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो आपको पहले बनाकर डाला हुआ है। यदि आप मेरे साइंस की क्लास को लगातार देखते होंगे तो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया हुआ है, श्वसन तंत्र पढ़ाया हुआ है, और उसी श्वसन तंत्र में मैंने बताया था कि किस तरह से फेफड़े के अंदर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। क्योंकि प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? CO2 को फेफड़े के द्वारा आउट कर देना और O2 को इन करा लेना, और इसको O2 को इन करा के किस में मिला देना? ब्लड में मिला देना। तो ब्लड से CO2 आउट हो गया और ब्लड में O2 आकर मिल गया, तो यहां पर कौन सी क्रिया हो गई? प्यूरिफिकेशन। क्योंकि यहां पर डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है और डिफ्यूजन के प्रोसेस के माध्यम से यहां पर प्यूरिफिकेशन का काम होता है। अब यहां पर देखें, अब यहां पर प्यूरिफाई करने के बाद अब ये O2 ब्लड में मिल गया। अब ये O2 ब्लड में मिला, और ये ब्लड जो O2 से मिला हुआ है, ऐसे ब्लड को हम क्या नाम देंगे? अब प्योर ब्लड। अब क्या कहेंगे इसको? प्योर ब्लड। यहां पर अब प्योर ब्लड आ गया, और ये प्योर ब्लड इसी लंग्स के साथ जो एक सिरा जुड़ी होती है जिसको हम कहते हैं पुल्मोनरी वेन, इसको हम क्या नाम देते हैं? पुल्मोनरी वेन। तो यहां पर ध्यान देंगे, अभी मैंने वेन के बारे में बताया कि ये सभी वेन ही है, छोटी छोटी नसें, छोटी छोटी सिराएं जो बहुत अधिक संख्या में है। ये CO2 वाले ब्लड को लेकर चल रही है, और जब CO2 वाले ब्लड को लेकर चल रही है तो ये किस प्रकार का ब्लड है? यहाँ पर इनप्योर ब्लड। तो सारी सिराओं में इनप्योर ब्लड ही तो बहता है, लेकिन यहां पर एकमात्र ऐसी सिरा हो गई, एकमात्र ऐसी वेन हुई जिसमें किस प्रकार का ब्लड जा रहा है? प्योर ब्लड जा रहा है। और इसका जुड़ाव भी किससे है? फेफड़े से। तो जिसका भी जुड़ाव फेफड़े से होगा वहां पर उल्टा काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि यहां पर एक आर्टरी था, जो आर्टरी हमेशा शुद्ध रक्त को चलती है लेकर। देखिए यहां पर ये आर्टरी मैंने दिखाया हुआ है, ये O2 को लेकर चल रही है, प्योर ब्लड को। लेकिन यहां वाली जो एकमात्र आर्टरी हो गई, जो पुल्मोनरी आर्टरी है, जो लंग से जुड़ी है, वो किस प्रकार के ब्लड को? इम्प्योर ब्लड को। और ये जो है आपका सिरा, जो हमेशा लेकर चलता है अशुद्ध रक्त को, CO2 वाले को, लेकिन यहां पर लेकर क्या चल रहा है? O2 को। तो ये अपवाद में ऐसे एक सिरा और एक धमनी है जो उल्टा काम करता है। याद रखिएगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको धमनी और सिरा के बारे में कि धमनी हमेशा शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, सिर्फ एक धमनी को छोड़कर। किस धमनी को छोड़कर? पुल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, क्योंकि इसमें कैसा ब्लड चलता है? CO2, और ये कैसा हो गया? इम्प्योर। ठीक उसी प्रकार जो सिराएं होती हैं, उन सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, लेकिन एक ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, और वो सिरा कौन सी है? पुल्मोनरी वेन, जिसमें किस टाइप का ब्लड है? प्योर ब्लड है, O2 वाला ब्लड है। अब ये O2 वाला ब्लड ये पहुंचेगा किसके पास? ये पहुंचेगा हार्ट के पास। देखिए हार्ट के पास पहुंचा, एक बार सारे ऑर्गेन से ब्लड पहुंचा था हार्ट के पास, सारे ऑर्गेन से ब्लड पहुंचा हार्ट के पास, और एक बार अब जब शुद्ध किया गया ब्लड को
फेफड़े के द्वारा, तो फिर ये शुद्ध ब्लड फिर पहुंचाया गया हार्ट के पास। तो एक बार पहुंचाया गया था सारा ये अशुद्ध रक्त इस हार्ट के पास CO2 वाला, और एक बार यहां फेफड़े के द्वारा पहुंचाया गया कैसा शुद्ध रक्त यानी O2 वाला। तो यहां हार्ट में 2 बार ब्लड आ रहा है, एक बार इनप्योर आ रहा है और एक बार प्योर आ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपके हार्ट में दोहरा रक्त परिसंचरण है, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पर काम करता है कौन? हार्ट। ये O2 आया, और जैसे ही O2 युक्त ब्लड आपको लेफ्ट ऑरिकल में आया, बायां आलिंद में आया, ये पूरा बायां आलिंद ब्लड से भर जाएगा, वैसे ब्लड से भरा रहेगा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है, अर्थात वो प्योर ब्लड है। अब ये जब भरेगा तो इसके भरने के बाद जो लेफ्ट ऑरिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके बीच में जो सेप्टम मांसपेशी है, यहां पर एक वाल्व लगा होता है, जिस वाल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, और यह वाल्व 2 होता है। ये बाइकस्पिड है, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व है। ट्राइकस्पिड वाल्व में 3 वाल्व होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व में 2 वाल्व होते हैं। इन दोनों वाल्वों के माध्यम से ये सारा ब्लड जैसे ही खुलेगा तो ये सारा ब्लड पहुंच जाएगा किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में, अर्थात बायां नीले में, बायां नीले में पहुंच जाएगा। और ये जो ब्लड पहुंचेगा वो किस टाइप का ब्लड होगा? O2 युक्त होगा, यानी शुद्ध रक्त होगा। तो ये शुद्ध रक्त यहां पर पहुंचा, और अब क्या होगा कि यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल में संकुचन की क्रिया होगी, कंट्रैक्शन की क्रिया होगी, और इस कंट्रैक्शन की क्रिया के माध्यम से जैसे ही ये बायां नीला लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो ब्लड पर एक दबाव पड़ेगा, ये ब्लड पर दबाव पड़ेगा, और इस दबाव के साथ ही ब्लड यहां से बाहर निकलेगा। तो यहां पर आर्टरी बाहर निकालने का काम करेगी, और यहां पर एक आर्टरी होती है जो बहुत ही मजबूत आर्टरी होती है, और इस आर्टरी को हम कहते हैं ओटा या अयोटा। जैसे हम अभी पढ़े कि हमारे बॉडी के अंदर सबसे लंबी जो वेन होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेना कावा, जो 2 टाइप की होती है, सुपेरियर और इन्फेरियर। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो सबसे लंबी आर्टरी होती है, जो सबसे लंबी धमनी होती है, उसको हम कहते हैं अयोटा या ओटा। और इसका जुड़ाव किससे होता है? तो इसका जुड़ाव होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब इस अयोटा के माध्यम से शुद्ध रक्त बाहर निकला, O2 वाला ब्लड बाहर निकला, और ये बाहर निकलकर इस ओटा से बहुत सारी पतली पतली धमनियां सब शरीर के सारे अंगों से आकर जुड़ी होती हैं, और ये सारे अंगों से जुड़ी हुई धमनियों के माध्यम से ब्लड शरीर के सारे ऑर्गन के पास पहुंच जाता है। तो इधर से CO2 वाला निकला था, लेकिन इधर से किस प्रकार का ब्लड आया? ऑक्सीजन वाला ब्लड आया। ऑक्सीजन वाला ब्लड किसके पास पहुंचा? सेल के पास पहुंचा। ये सेल इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? तो सेल के पास जो ग्लूकोज है उसका यहां पर क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होगा तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? CO2 उत्पन्न होगी। फिर ये CO2 इधर चलेगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है। ब्लड हमेशा हार्ट में आते रहता है, फिर हार्ट से बाहर निकलते रहता है। तो 2 बार ब्लड हार्ट में पहुंचता है और 2 ही बार ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा हार्ट दोहरा परिसंचरण पर काम करता है। लेकिन यहां से देखिए कितने सारे क्वेश्चन अब आपके बन गए। आपने देखा इस हार्ट का जो लेफ्ट वाला पार्ट है, इस लेफ्ट वाले पार्ट में हमेशा किस टाइप का ब्लड रह रहा है? ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड। जबकि राइट पार्ट में किस प्रकार का ब्लड रह रहा है? CO2 वाला ब्लड। तो हार्ट के हमेशा बाएं भाग में होता है शुद्ध रक्त और दाएं भाग में होता है अशुद्ध रक्त। आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा कि शरीर के सारे ऑर्गन से ब्लड सबसे पहले हार्ट के किस पार्ट में पहुंचता है, किस चैम्बर में पहुंचता है? क्या बताएंगे? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल्स में जब ये ब्लड पहुंचता है तो राइट ऑरिकल में किस प्रकार की वेन होती है? 2 टाइप की वेन होती है। वेना कावा जो 2 टाइप की वेन होती है कौन कौन? एक सुपेरियर और एक होता है इन्फेरियर। इन सुपेरियर और इन्फेरियर वेन के माध्यम से ब्लड पहुंचता है राइट ऑरिकल में, और राइट ऑरिकल में पहुंचने के बाद जब ये राइट ऑरिकल भर जाता है तो ट्राइकॉस्पिड वाल्व खुलता है। ट्राइकॉस्पिड वाल्व के खुलने के साथ ही राइट ऑरिकल से ब्लड पहुंच जाता है राइट वेंट्रिकल में, और जब ऐसे ही राइट वेंट्रिकल भर जाता है ट्राइकॉस्पिड वाल्व बंद हो जाता है, और जैसे ही ये बंद होता है इसके बंद होने से किस टाइप का साउंड आता है? लप की साउंड आता है। उसके बाद यहां पर होता है एक सेमी लूनार वाल्व। सेमी लूनार वाल्व
ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये सेमिलुनार वॉल्व नहीं रहता तो यहाँ से जब ब्लड बाहर निकलेगा, चूंकि ये हृदय जब सिकुड़ेगा, यहाँ सिकुड़ेगा तो प्रेशर बनेगा, और प्रेशर जब बनेगा तो अगर ये यहाँ पर सेमिलुनार वॉल्व नहीं रहेगा तो डायरेक्ट ब्लड सीधे किस में पहुँच जाएगा, ये पहुँचेगा पुल्मोनरी आर्टरी में। और जब ब्लड पुल्मोनरी आर्टरी में पहुँचेगा तो रक्त के अत्यधिक दबाव के चलते पुल्मोनरी आर्टरी फट सकता है। इसलिए ब्लड इस सेमिलुनार वॉल्व के माध्यम से जाकर इसमें पुल्मोनरी आर्टरी में आता है, क्योंकि ये सेमिलुनार वॉल्व इस ब्लड के प्रेशर को यहाँ पर कम कर देता है, दबाव को कम कर देता है, और तब यहाँ से आराम से होते हुए ब्लड कहाँ पहुँच जाता है, फेफड़े में पहुंचता है। फेफड़े में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड पहुंचता है तो ये इम्प्योर होता है। यहाँ पर आने के बाद CO2 को ब्लड में से आउट कर दिया जाता है और इस ब्लड में O2 को मिला लिया जाता है, अर्थात यहाँ पर प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस हो जाती है। प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होने के बाद जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है वह ब्लड इस पुल्मोनरी वेन के माध्यम से पहुँचता है लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड बाइकॉस्पिड वाल्व के खुलने के बाद पहुंच जाता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब पूरा ब्लड भर जाता है तो उसके बाद बाइकॉस्पिड वाल्व बंद हो जाता है। जब बाइकॉस्पिड वाल्व बंद होता है तो इसके बंद होने पर किस टाइप का आवाज आता है, डप। तो ये हार्ट बीट होते समय जो आवाज आता है लप डप, ये किस तरह से आवाज आता है, तो ट्राइकॉस्पिड वाल्व के बंद होने से लप की आवाज, बाइकॉस्पिड वाल्व के बंद होने से डप की आवाज आती है। तो ये आपका हो गया ब्लड सर्कुलेशन किस टाइप से होता है। अब आप इस इमेज को अच्छे ढंग से अपने माइंड में सेट कीजिए, और मैं आपको एक रफ जो है डायग्राम बनाकर यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस टाइप से ब्लड कहाँ पर पहले आया और फिर उसके बाद कैसे गया। चलिए, जो इमेज आपके माइंड में सेट है उसको लेकर हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, और इससे आपका जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा रक्त का परिसंचरण किस तरह से होता है। यहाँ पर देखें, ये मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑर्गेन। ऑर्गेन अंग के पास, और अंगों के पास जो ब्लड है वो किस टाइप का ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। और ये इम्प्योर ब्लड सीधे कहाँ पहुँचेगा, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में पहुंचा, और राइट ऑरिकल में दो नसें हैं, एक है सुपेरियर वेना कावा और एक है इन्फेरियर वेना कावा। मैंने अभी बताया था इसके बारे में कि जो ब्लड शरीर के सारे ऑर्गन से चेस्ट के ऊपर से आता है वह सुपेरियर के माध्यम से आता है, और जो ब्लड चेस्ट के निचले ऑर्गन से आते हैं वो सारे किससे आते हैं, इन्फेरियर वेना कावा से आते हैं। और ये किस टाइप का ब्लड इसमें आ रहा है, तो इसमें जो ब्लड आ रहा है वो कैसा ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है, CO2 युक्त ब्लड है, अर्थात अशुद्ध रक्त है। इसके बाद से क्या होगा, इसके बाद से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल में जब पहुंचेगा तो राइट वेंट्रिकल में जब ये ब्लड पहुंचता है तो ये भी कैसा रहता है, CO2 वाला ही ब्लड रहता है, ये भी CO2 वाला ही ब्लड रहता है। और CO2 वाला ब्लड जब राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है तो किससे पहुंचता है, तो इसके लिए यहाँ पर होती है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, और राइट वेंट्रिकल में एक वाल्व होता है जिस वाल्व को हम कहते हैं सेमीलुनार वाल्व, सेमीलुनार वाल्व। अब इस सेमीलुनार वाल्व के माध्यम से ये ब्लड सीधे पहुंचेगा अब किसके पास, तो ये पहुंच जाएगा अब लंग्स के पास, ये पहुंचेगा लंग्स के पास। और लंग्स के पास जो ब्लड को लेकर आर्टरी गया उसका नाम क्या है, पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनरी आर्टरी जिसको हम कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। अब फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से किस टाइप का ब्लड पहुंचा है लंग्स के पास, लंग्स के पास जो ब्लड पहुंचा है वो किस टाइप का पहुंचा है, अशुद्ध रक्त। अब ये लंग्स इस ब्लड को क्या करेगा, प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया करेगा। प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया करेगा तो CO2 को ये क्या करेगा, आउट कर देगा, और O2 को ये क्या करेगा, इन करेगा।
यहाँ पर हम लिख रहे हैं आउट और इसको यहाँ पर किया इन। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया हुआ और प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया होने के बाद लंग्स से एक वेन निकला होता है जिस वेन को हम कहते हैं पुल्मोनरी वेन। पुल्मोनरी वेन। और इस पुल्मोनरी वेन को हम कहते हैं फुफ्फुसीय सीरा। इसको हम क्या नाम देते हैं? फुफ्फुसीय सीरा। और फुफ्फुसीय सीरा में जिस टाइप का ब्लड आया है वो कैसा ब्लड आया है? ये O2 युक्त ब्लड आया है। और ये O2 युक्त ब्लड जाकर सीधे जाएगा किस में? तो ये पहुंचेगा लेफ्ट ऑरिकल। ऑरिकल जिसको हम कहते हैं बायां आलिंद। ये बायां आलिंद। और बायां आलिंद से ये पहुंचेगा अब सीधे किस में? तो ये पहुंचेगा अब बायां निलय। बायां निलय जिसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब पहुंचेगा तो ये किस तरह से पहुंचेगा? तो यहाँ भी एक वॉल्व होगा और उस वॉल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व के माध्यम से पहुंचा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में संकुचन की प्रक्रिया होगी और संकुचन की प्रक्रिया के बाद से यहाँ पर जो धमनी होगी जिस धमनी को हम कहते हैं अयोटा। अयोटा। और इस अयोटा से बहुत पतली 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 जो हैं ये बहुत सारी धमनियाँ होती हैं और ये सारे धमनियों का जुड़ाव किससे होता है? इन अंगों से होता है। और ये किस टाइप के ब्लड को यहाँ पर लाया? O2 वाले ब्लड को लेकर आया। ये आपका पूरा चार्ट है कि कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है। अब यहाँ पर देखेंगे, हम कहेंगे यहाँ से इस पार्ट से यदि आप इधर जाते हैं, इस पार्ट से यदि आप इधर रहते हैं तो इसमें किस टाइप का ब्लड आया था? इसमें जो ब्लड चला है वो कैसा ब्लड चला है? इम्प्योर ब्लड। इसमें किस टाइप का ब्लड चला है? इम्प्योर ब्लड। और यदि आप लंग्स से चलते हैं, अब लंग्स से आगे जब बढ़ेंगे तो लंग्स के बाद जब ये पहुंचेगा आपको यहाँ तक, ये इस टाइप में, तो यहाँ पर किस टाइप का ब्लड रहेगा? यहाँ पर ब्लड रहेगा प्योर ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें आपको ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। अब इससे ज़्यादा इस चीज़ को समझाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे होता है आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन। अब अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि हार्ट बीट किस प्रकार से बनता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। इन तमाम मुद्दों पर हमारी चर्चाएं अब अगली क्लास में होगी। तब तक आप मेरे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। धन्यवाद।